डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग जो हैं कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय पे चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो हैं मध्य व्यसनी या फिर मध्यपता किसे कहते हैं उस पर चर्चा किया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से उसे आप देख पाएंगे। तो और साथ ही इस वीडियो के PDF डाउनलोड करने का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से उसे आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 1818 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1883 में हुई थी। कार्ल मार्क्स मूलतः जो है एक समाज सुधारक विचारधारा थी। उन्होंने जो हैं उनकी जो के विचार थे, कार्ल मार्क्स के आधुनिक एवं वैज्ञानिक साम्यवाद तथा अधिकांश समाजवादी विचारधाराओं के वे सर्वमान्य जनक हैं। यद्यपि साम्यवाद की चर्चा जो है बहुत अति प्राचीन समय से होती रही है। मार्क्स से पूर्व भी प्लूटो, सेंट साइमन, लुई ब्लॉक, रॉबर्ट ओवन, इन सारे विद्वानों ने जो है राष्ट्रीय संपत्ति के उचित वितरण के लिए तथा विभिन्न वर्गों के बीच सहयोगी संबंध पर बल देते हुए समाज की नई व्यवस्था की योजना को प्रस्तुत किया गया था। परंतु इन जो समाजवादी विचारक जिनका मैंने नाम लिया, सेंट साइमन, प्लूटो, रॉबर्ट ओवन, इन सब ने जो है इनके जो विचार मुख्यतः राजनीतिक और धार्मिक आधार पर ही आधारित थे। मार्क्स ही सर्वप्रथम साम्यवाद को न केवल एक नवीन और मौलिक रूप दिया, बल्कि उसे ऐसे सुदृढ़ वैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित किया जो कि दिन प्रतिदिन जो है दृढ़तर होता ही जा रहा है। आज शायद ही ऐसा कोई देश होगा जहां इस वाद के समर्थक या फिर मानने वाले लोग ना हों। समग्र संसार के श्रमिक और क्रांतिकारी आंदोलनकर्ता मार्क्स के प्रभावशाली विचारों से प्रभावित हुए हैं, इसलिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा का महान शिक्षक और नेता कहा जाता है। इस दृष्टि से मार्क्स संसार के न केवल महान अपितु युग प्रवर्तक विचारकों में से हैं। हम उनके जीवन परिचय में को देखेंगे। स्टेपनोवा का दावा है कि मार्क्सवाद जो है मानवता का पथ प्रदर्शक ध्रुव तारे की भांति कम्युनिज्म का रास्ता दिखा रहा है। स्टेपनोवा का दावा है, स्टेपनोवा का ये कहना है कि मार्क्सवाद जो है मानवता को पथ प्रदर्शक ध्रुव तारे की भांति कम्युनिज्म यानी साम्यवाद का रास्ता दिखा रहा है, ऐसा स्टेपनोवा ने कहा। आगे हम उनके जीवनी पर चर्चा करते हैं। यदि उनके जीवन पर नज़र डालें तो अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा के इस महान शिक्षक और नेता कार्ल मार्क्स का जन्म जो है प्रेशिया के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में उनका जन्म हुआ था और वो भी 5 मई 1818 को हुआ था। 5 मई 1818 को उनका जन्म हुआ था। उनका परिवार यहूदी था और उनके पिता वकील थे। उन्होंने जो है ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया था। यहूदी परिवार से थे लेकिन उन्होंने क्या कर लिया था, ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया था। मार्क्स की जो शिक्षा थी 1830 से 35 तक ट्रियर के एक अच्छे स्कूल ट्रियर जिम्नेजियम में होती रही। उन्होंने अपने स्कूल की अंतिम परीक्षा के लिए जो निबंध चुना उसका शीर्षक था पेशा चुनने के संबंध में एक तरुण के विचार। उन्होंने अब स्कूल की जब अंतिम परीक्षा दी तो उन्होंने निबंध लिखा। उसमें वो निबंध का शीर्षक था पेशा चुनने के संबंध में एक तरुण के विचार। इस निबंध से इस बात का पता चलता है कि 17 वर्षीय बालक ने उस समय की मानवता की त्यागपूर्ण सेवा में अपने जीवन की सार्थकता समझी थी और इस स्कूल की अंतिम परीक्षा पास करने के पश्चात माता पिता पहले तो बान और फिर बर्लिन विश्वविद्यालय के कानून विभाग में उन्हें दाखिल हुए। माता पिता के कहने पर आपने अपना विषय जो है कानून चुना, लेकिन दर्शन शास्त्र और इतिहास में उनकी बहुत ज़्यादा जो है रुचि थी। कार्ल मार्क्स की विचारधाराओं पर उस समय के अनेक
महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रभाव स्पष्ट था। पूंजीवाद का विकास हो जाने के कारण यूरोप के कई देशों में सामंतों और भूदासों के बीच संबंधों के अवशेष अधिकाधिक रूप से असहाय बन चुके थे। हर कहीं बड़े पैमाने के पूंजीवादी उद्योग के जन्म और विकास के साथ किसानों तथा दस्तकारों की दशा जो है बिगड़ गई थी। सर्वहारा वर्ग जो है पैदा हो गया था। यह एक ऐसा वर्ग था जो उत्पादन के सभी साधनों से वंचित था। जो सर्वहारा वर्ग था उत्पादन के सभी साधनों से वंचित था। उस समय जर्मनी की जनता एक चक्की के दो पाटों के बीच पीस रही थी। एक ओर से सामंतवाद का अवशेष और दूसरी ओर से अपरिपक्व पूंजीवाद उसे पीड़ित कर रहा था। सामंतवाद का अवशेष और पूंजीवाद दोनों उसे पीड़ित कर रहा था जर्मनी को। इन अवस्थाओं का प्रभाव मार्क्स की विचारधाराओं पर बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। मार्क्स ने अपने विद्यार्थी जीवन में जो है हीगल की कृतियों से परिचय कर लिया था और वामपंथी हीगलवादियों से संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया था। मार्क्स ने जेना विश्वविद्यालय में अपने एक व्याख्यात्मक निबंध प्रस्तुत किया। उसका शीर्षक था डेमोक्रेटिक्स ऑफ एपिकुरस के प्रकृति दर्शनों में अंतर। डेमोक्रेटिक्स और एपिकुरस के प्राकृतिक दर्शनों में अंतर। उनके उस व्याख्यात्मक निबंध से पता चलता है कि उस समय उनका दृष्टिकोण यद्यपि भाववादी था, फिर भी वह हीगल के असंगत दर्शन से अनिश्वरवादी और क्रांतिकारी निष्कर्ष निकालने लगे थे। हीगल के एपिकुरस के भौतिकवाद और अनिश्वरवाद को लेकर उनकी निंदा की थी। हीगल के एपिकुरस के भौतिकवाद और अनिश्वरवाद को लेकर उन्होंने उसकी निंदा की थी। इसके विपरीत मार्क्स ने जो है धर्म और अंधविश्वास के विरुद्ध उस प्राचीन यूनानी दार्शनिक के साहसपूर्ण संघर्ष की सराहना की थी। इसके अलावा मार्क्स ने जो है धर्म और अंधविश्वास के विरुद्ध जो है उस प्राचीन यूनानी दार्शनिक के साहसपूर्ण संघर्ष की सराहना की थी। मार्क्स को उस व्याख्यात्मक निबंध पर ही अप्रैल सन 1841 में दर्शन शास्त्र के डॉक्टरेट की उपाधि मिली। मार्क्स की इच्छा बार्न विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने की थी, परंतु उसकी सुविधा न मिलने पर आपने अप्रैल सन 1842 में राइनिस ज़ाइतुंग राइन की गजट नामक पत्रिका में जो है काम करना शुरू कर दिया। वो बार्न विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनना चाहते थे, लेकिन काम न मिल पाने की वजह से 1842 में राइनिस ज़ाइतुंग यानी राइन की गजट नामक पत्रिका में उन्होंने जो है अपना काम करना स्टार्ट कर दिया और उसके संपादक भी बन गए। इस पत्रिका के कालमों में मार्क्स के एशिया और समूचे जर्मनी में उस समय पाए जाने वाले राजनीतिक और धार्मिक उत्पीड़न के विरुद्ध तथा आम जनता के हितों के पक्ष में जो है उन्होंने जो है उस समय आवाज़ उठाई। राइन की गजट से उन्होंने बार बार यह अनुभव किया कि जनता की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के प्रति एशिया की सरकार और उनके अधिकारियों का दृष्टिकोण अत्यंत जो है निर्दयतापूर्ण है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सरकार, उसके अधिकारी कानून शासक वर्गों के हितों का ही प्रतिनिधित्व और समर्थन करते हैं, जनता के हितों का नहीं। उन्होंने ये देखा कि जनता को बहुत ज़्यादा निर्दयतापूर्ण स्थिति को देखकर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो सरकार जो है या फिर सरकार में जो अधिकारी हैं या फिर कानून शासन वर्ग के में जो लोग हैं वो लोग शासक वर्ग के हितों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। अपने उग्र विचारों के कारण उपरोक्त पत्रिका के हिस्सेदारों से मार्क्स का मतभेद हुआ और उन्होंने 17 मार्च 1843 को संपादक पद से जो है इस्तीफा दे दिया। अपने उग्र विचारधारा की वजह से मार्क्स का जो है उस पत्रिका के हिस्सेदार लोगों से मतभेद हो गया और 17 मार्च 1843 को संपादक पद से इस्तीफा दे दिया और जर्मनी छोड़कर पेरिस चले गए। परंतु इसके पहले ही आपका विवाह जो है जेनी फान वेस्टफेलन से हो गया था। जेनी फान वेस्टफेलन से हुआ था। जेनी उनकी बचपन की मित्र थी और विद्यार्थी जीवन से ही मार्क्स के साथ उसकी मंगनी हो चुकी थी। पेरिस में अगस्त 1844 के अंत में मार्क्स और एंजिल का वह ऐतिहासिक मिलन हुआ। वहाँ पर जाने पर 1844 में जो है मार्क्स और एंजिल का
ऐतिहासिक मिलन हुआ, जिसमें उन्होंने पाया कि दोनों के विचार पूर्णतः एक दूसरे से जो है मेल खाते हैं। मार्क्स और एंजल के विचार जो हैं बहुत ज़्यादा मिलते थे। इसके बाद ही उन दोनों मित्रों के बीच वह रचनात्मक सहयोग आरंभ हो गया, जिसका इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। दोनों एक दूसरे का सहयोग करने लगे और ऐसा सहयोग का कोई दूसरा उदाहरण हमें इतिहास में नहीं मिलता है। लेनिन ने उचित ही लिखा है कि प्राचीन काल की कथाओं में मित्रता के बहुत से हृदय दावक उदाहरण मिलते हैं, लेकिन यूरोप का सर्वहारा वर्ग जो है यह दावा कर सकता है कि उसके विज्ञान की रचना ऐसे दो अध्येताओं और योद्धाओं ने की थी जिनकी परस्पर मैत्री के संबंध प्राचीन समय की मानवीय मित्रता की सबसे हृदय दावक कहानियों को भी फीका बना देती है। तो इस तरह से जो है एंजल्स ने दावा किया कि मतलब जिस बहुत सारे इतिहास में जो हैं हृदय दावक उदाहरण ऐसे देखने को मिलते हैं, लेकिन यूरोप का सर्वहारा वर्ग यह दावा कर सकता है कि उसके विज्ञान की रचना जो है ऐसे दो अध्येताओं और योद्धाओं ने की थी जिसके परस्पर मैत्री के संबंध प्राचीन समय की मानवीय मित्रता की सबसे हृदय दावक कहानियों को भी क्या कर देगी, फीका बना देते हैं। साइलेसिया के बुनकरों के जून सन 1844 के विद्रोह का मार्क्स ने जो है बड़े उत्साह से स्वागत किया। इस पर प्रशिया की सरकार ने फ्रांस की सरकार पर दबाव डाला और मार्क्स को फ्रांस से देश निकाला दे दिया गया। साइलेसिया के बुनकरों के विद्रोह का मार्क्स ने बड़े उत्साह से स्वागत किया। इस पर प्रशिया की सरकार ने जो है फ्रांस की सरकार पर दबाव डाला और मार्क्स को जो है फ्रांस देश से निकाल दिया गया। फरवरी सन 1845 में आप ब्रुसेल्स में जाकर रहने लगे। इसके बाद फ्रांस से निकल जाने के बाद ब्रुसेल्स में जाकर रहने लगे। इसी समय मार्क्स और एंजल की संयुक्त रचना होली परिवार प्रकाशित हुई, जिसमें जो है सर्वहारा होली फैमिली नाम की जो बुक है वह प्रकाशित हुई। होली फैमिली या फिर पवित्र परिवार प्रकाशित हुई, जिसमें सर्वहारा वर्ग के विश्वव्यापी ऐतिहासिक उद्देश्य से संबंधित विचारों की लगभग एक समुची प्रणाली खड़ी कर दी गई थी। पवित्र परिवार में नए क्रांतिकारी भौतिक दर्शन का और सर्वहारा वर्ग की सैद्धांतिक विचारधारा का तत्व मौजूद था। पवित्र परिवार में जो है नए क्रांतिकारी भौतिक दर्शन और सर्वहारा वर्ग की सैद्धांतिक विचारधारा का तत्व मौजूद था। मार्क्स और एंजल ने इतिहास के भौतिकवादी सिद्धांतों से संबंधित समाज विज्ञान को अधिक स्पष्ट और क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने के लिए एक दूसरी संयुक्त रचना जर्मन विचारधारा की शुरुआत की। जर्मन विचारधारा लिखना शुरू किया। इसमें उन्होंने जो है हीगल के भाववादी और नए हीगलवादियों के मनोगत भाववादी दर्शन की विस्तृत आलोचना की। कम्युनिज्म के सैद्धांतिक स्तंभ हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद। इन स्तंभों के निर्माण में जर्मन विचारधारा के सर्वाधिक महत्व का कार्य किया था। मार्क्स और एंजल ने कम्युनिस्ट लीग की दूसरी कांग्रेस की तैयारी को बड़ा महत्व दिया। सन 1847 में के नवंबर और दिसंबर के आरंभ में लंदन में जो हुई थी, इन दोनों मित्रों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। उन्हें एक कम्युनिस्ट घोषणा पत्र तैयार करने का काम सौंपा गया। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र मार्क्स की जो है अमर रचना है। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र नामक मार्क्स ने जो रचना की वह उनकी अमर रचना है, जो लंदन से फरवरी सन 1839 में प्रकाशित हुई। यह वैज्ञानिक कम्युनिज्म का कार्यक्रम संबंधी दस्तावेज है। इससे ही सबसे पहली बार सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी सिद्धांतों की एक संक्षिप्त और सरल व्याख्या की गई थी। सन 1847 में मार्क्स ने जो हैं इसके पश्चात सन 1847 में मार्क्स ने जो है दर्शन शास्त्र की दरिद्रता द पुअर्टी ऑफ फिलॉसफी की रचना की। इस रचना में पहली बार द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद के बुनियादी सूत्र को प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख तथा बुनियादी दुर्बलताओं और दोषों का उल्लेख किया गया। मार्क्स ने पूंजीवादी अर्थशास्त्रियों और उनके समर्थक प्रुंद्रो जो हैं उनके मतों का खंडन किया और बताया कि समाज की अर्थव्यवस्था की विभिन्न मान्यताएं
सैद्धांतिक रूप से सामाजिक संबंधों को ही व्यक्त करती हैं। वे ऐतिहासिक रूप से परिवर्तनशील मान्यताएं हैं और उन्हें जन्म देने वाली परिस्थितियों के मिटने के बाद वे मान्यताएं भी नहीं रहेंगी। पुंदरा ने पूंजीवाद में सुधार करने का एक नुस्खा पेश किया था। मार्क्स ने अपनी तर्कहीनता को बताते हुए यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि पूंजीवादी समाज में शोषण, गरीबी और संकटों का रहना अनिवार्य है और उनको तभी दूर किया जा सकता है जब समाज से पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली को जो है हटा दिया जाए। उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया। फ्रांस में वर्ग संघर्ष 1839 से 1850 तक नामक अपनी रचना में मार्क्स ने जो है सर्वहारा अधिनायकत्व के प्रसिद्ध सूत्र का प्रयोग किया। इस रचना में स्पष्ट रूप से यह दिखाने का प्रयत्न किया गया कि वैज्ञानिक समाजवाद विभिन्न प्रकार के पूंजीवादी, निम्न पूंजीवादी और कल्याणवादी समाजवाद से सर्वथा भिन्न है। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक समाजवाद जो है पूंजीवाद या फिर निम्न पूंजीवादी या कल्याणकारी समाजवाद से सर्वथा भिन्न है। इसमें कहा गया कि वैज्ञानिक समाजवाद क्रांति के स्थायित्व की घोषणा करता है। वह सामान्य रूप से सभी वर्ग विभेदों को दूर करने, उन विभेदों के आधार बने सभी प्रकार के उत्पादन संबंधों को तोड़ने, इन उत्पादन संबंधों के अनुरूप बने सामाजिक संबंधों को नष्ट करने और इन सामाजिक संबंधों से पैदा होने वाले सभी विचारों में क्रांति लाने के लिए एक आवश्यक संक्रमणकालीन व्यवस्था के रूप में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व की घोषणा है, यह दिखाने का उन्होंने प्रयास किया। 1897 में मार्क्स का विश्वविख्यात ग्रंथ दास कैपिटल का प्रथम खंड प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ का दूसरा और तीसरा खंड उसके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो पाया। 1897 में जो है ग्रंथ दास कैपिटल का प्रथम खंड का प्रकाशन हुआ और उन्हें एंजल्स ने क्रमशः 1885 और 1894 में प्रकाशित किया। द्वितीय और तृतीय खंड को सर्वप्रथम 1897 में जो है मार्क्स का विख्यात ग्रंथ दास कैपिटल प्रकाशित हुआ। दूसरा और तीसरा खंड उसके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हुआ। कैपिटल मार्क्स की एक अनुपम देन है। लेनिन के शब्दों में यह ग्रंथ ही वह मुख्य और बुनियादी रचना है जिसमें वैज्ञानिक समाजवाद की व्याख्या की गई है। इस ग्रंथ में सर्वहारा वर्ग के ऐतिहासिक कर्तव्य के सिद्धांत, समाजवादी क्रांति और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के गहन दार्शनिक और शास्त्रीय ढंग से बताया गया है। स्टेपनोवा के मतानुसार मार्क्स की यह रचना पूंजीवादी गुलामी के विरुद्ध सर्वहारा वर्ग के संघर्ष में उसका एक शक्तिशाली सैद्धांतिक अस्त्र है। इन सब गुणों के कारण ही कैपिटल को जो है समाजवादियों का बाइबिल माना जाता है। इसलिए कैपिटल नामक जो पुस्तक लिखी गई उस पुस्तक को समाजवादियों का बाइबिल माना जाता है। मार्क्स ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जो पत्र लिखे थे उसमें आगामी रूसी क्रांति के बारे में उत्कृष्ट आशा की भनक मिलती है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि रूसी क्रांति विश्व इतिहास के प्रवाह को बड़ी तेज़ी से मोड़ देगी। मानसिक परिश्रम और चिरसंगनी निर्धनता ने मार्क्स की सबल काया को असमय में ही निर्बल बना दिया। मानवोपरि मानसिक परिश्रम और चिरसंगनी निर्धनता, बहुत ज़्यादा गरीब थे, इस सब ने मार्क्स की सबल काया को असमय ही निर्बल बना दिया और 2 दिसंबर 1881 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया और इसमें उन्हें भारी सदमा पहुंचा। उनका स्वास्थ्य अब और भी चिंताजनक होता चला गया। फेफड़ों की सीजन, पुरानी खांसी, चिकित्सा के लिए वह जो है अल्जीरिया, दक्षिणी फ्रांस भी गए लेकिन उसे कोई लाभ भी नहीं हुआ। इसी बीच उन्हें एक और आघात लगा कि उनकी सबसे बड़ी पुत्री जैनी की मृत्यु हो गई। जनवरी 1883 में उन पर पुरानी खांसी का एक और हमला हुआ। इसके साथ ही कई और पेचीदगियाँ पैदा हो गईं। उनकी हालत जो है तेज़ी से गिरती चली गई और 14 मार्च 1883 को जो है मार्क्स इस संसार से विदा हो गए। एंजल्स ने संसार के सभी भागों में पत्र भेजे और मार्क्स के मित्रों और अनुयायियों को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन को इस दुखद घटना से कितनी भारी क्षति पहुंची है। अंतर्राष्ट्रीय जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था, इस दुखद घटना से वह कितना प्रभावित हुआ है। उन्होंने लिखा कि हमारी पार्टी के सबसे महान मस्तिष्क ने जो है सोचना बंद कर दिया है। आज एक ऐसे दृढ़तम हृदय ने जो है
धड़कना बंद कर दिया है, जैसा मैंने पहले कभी पहले कभी देखा सुना नहीं था। 17 मार्च 1883 को शनिवार के दिन मार्क्स के शव को लंदन के हाईगेट नामक कब्रिस्तान में दफनाया गया। एंजल्स ने उनकी समाधि के बगल में ही एक हृदय विदारक भाषण दिया। अपने इस भाषण में उन्होंने जो है वैज्ञानिक समाजवाद के इस संस्थापक, मजदूर वर्ग के इस महान नेता के भागीरथ प्रयत्नों का, सभी मेहनतकश और शोषितों के लिए सर्वहारा वर्ग के उद्देश्य के लिए उनके त्यागपूर्ण और वीरोचित संघर्ष का आंखों देखा और सजीव चित्र उपस्थित कर दिया। उन्होंने अपना भाषण इस भविष्यवाणी के साथ समाप्त किया, उनका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा और इसी तरह उनकी कीर्ति भी जो है अमर रहेगी। ऐसा कहकर जो है एंजल्स ने अपने भाषण को समाप्त किया। इस तरह से हम देखते हैं किस तरह से जो है मार्क्स ने जो है सर्वहारा वर्ग के लिए निरंतर कार्य किया। वैज्ञानिक साम्यवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स का जीवन बहुत ही बेहतरीन रहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए हैं चैनल में। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।